बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टाइज्ड इन इंडिया। यानी भारत में संघ व्यवस्था कैसे चलती है, यानी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे भारत में संघ व्यवस्था सक्सेसफुल हुई है। फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। After independence in 1950, the boundaries of several old states were changed in order to create new states. कि स्वतंत्रता के बाद 1950 के बाद यानी कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट दी थी और उसके अनुसार कुछ नए राज्यों का गठन हुआ था। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन हुआ था। तो ये जो स्टेट्स बनाए गए थे ये लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए थे। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज शेयर कॉमन कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी कुड लिव इन द सेम स्टेट्स। यह इसलिए इस प्रकार किया गया था ताकि एक जैसी संस्कृति और भाषा बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में इकट्ठे रह सकें, एक साथ रह सकें। यानी जो इंडिया में जो स्टेट्स बनाए गए थे वो भाषा के आधार पर बनाए गए थे ताकि एक भाषा संस्कृति के लोग एक साथ रह सकें, उनकी कल्चर पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। सेकंड थिंग, लैंग्वेज पॉलिसी। The Indian Constitution did not give the status to national language to any one of the language. भारत के संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। दो, हिंदी was identified as an optional language. हिंदी को राजभाषा तो बनाया गया, but the central government has not imposed Hindi on states where people speak a different language. लेकिन केंद्र सरकार ने उन राज्यों पर हिंदी को थोपने की कोशिश नहीं की जहाँ के लोग अदर या दूसरी भाषाएं बोलते हैं। बिसाइड्स हिंदी there are 22 other languages recognized as scheduled languages by the Indian Constitution. हिंदी के अतिरिक्त 12 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 22 अन्य भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज घोषित किया गया है। द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, और सेंटर और स्टेट के केंद्र और राज्य के संबंधों को इम्प्रूव किया गया। तो कैसे किया गया? इम्प्रूविंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन्ड इन प्रैक्टिस। कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करके, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करके स्टेट और सेंटर के संबंधों को अच्छा बनाया गया, इम्प्रूव किया गया। दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ demarcated the parts of the union and state government, but still the union government can have influence over the state in many ways. कि स्टेट, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, राज्य और केंद्र के बीच में जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। फोर लिस्ट में कर दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसने केंद्र, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में जो शक्तियों का बंटवारा है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, जिससे सेंटर और स्टेट के रिश्ते सुधरे हैं। इन द पास्ट the central government has often misused the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. कि क्या होता था कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपोजिशन यानी किसी स्टेट में
सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी कि अगर किसी स्टेट में अपोजिशन पार्टी की सरकार है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को यूज़ करके वहाँ की सरकार को यानी उस राज्य की सरकार को डिसमिस कर देती थी। लेकिन अब इस सिस्टम को फिनिश कर दिया गया है। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, क्योंकि ये फेडरलिज्म के विरुद्ध था, अगेंस्ट था और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्लियर पावर डिस्ट्रीब्यूशन करके स्टेट और सेंटर के बीच में क्लियर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो हमारा इंडिया में फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हुआ है, हमारी इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो मजबूत हुआ है।